Now, our next article is energy is stored in inductor. Energy is stored in inductor. देखिए, once again मैं एक इंडक्टर सर्किट बनाता हूं। इंडक्टर के साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमेशा एसोसिएटेड होता ही है। यह बैटरी connected with an emitter and a key. Now, किसी भी समय पर सर्किट में यदि आई करंट या आपने टी को क्लोज करा और किसी भी समय पर सर्किट में यदि आई करंट है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है डी आई बाय डी टी, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सिचुएशन में इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर इज माइनस एल डी आई बाय डी टी। इस केस में इस इंडक्टर में जिसका इंडक्टेंस एल है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है माइनस एल डी आई बाय डी टी। This EMF induced across the inductor. हमने कर्चॉफ्स लॉ भी लिख लिया था इस सिचुएशन के लिए, दोबारा लिखता हूं मैं लूप में। EMF generated by battery is E, across the inductor it's induced EMF, and drop across the resistor is IR, over the loop it's 0. E ऐसा कैसे ही लिखा रहने देता हूं, इंड्यूस ईएमएफ की जगह माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में थ्रू आउट आई मल्टीप्लाई कर देता हूं, करंट आई। तो इधर हो गया आई इंटू ई माइनस एल आई डी आई बाई डी टी माइनस आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट एक्सप्रेशन में मैंने आई मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आई की जगह मैं डी क्यू बाई डी टी लिख देता हूं। I can always write current as dq by dt. So dq by dt into E minus Li di by dt minus I square R is 0. dt को मल्टीप्लाई कर देता हूं E into dq माइनस एल आई डी आई माइनस आई स्क्वायर आर डी टी इज 0। अब बड़े ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखें और इस एक्सप्रेशन के मतलब को समझेंगे। E dq is equal to Li di plus
आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। देखिए, जैसे मैकेनिक्स में फोर्स होता है, जैसे मैकेनिक्स में फोर्स होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और जिस तरह से मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज होता है। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन बाय द फोर्स। मतलब फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस करते हुए उतनी एनर्जी बॉडी के अंदर डाल रही है। फॉर एग्जाम्पल, this is a body, I apply a force and I displace it. मैं इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, उसको डिस्प्लेस कर रहा हूं। ड्यूरिंग दिस फिनोमेना आई एम डूइंग सम वर्क ओवर द बॉडी। मैं इस बॉडी पर कुछ वर्क कर रहा हूं। इस तरह से फोर्स अप्लाई करा और डिस्प्लेस करा, कुछ वर्क करा। बॉडी में मेरे द्वारा करा गया वर्क, मैंने अप्लाइड फोर्स और मैंने इसको डिस्प्लेस करा, तो जो भी कुछ मैंने वर्क करा और जो भी कुछ एनर्जी दी, वह इस बॉडी के अंदर दो फॉर्म में गई है। एक तो उस वर्क के करने से कुछ एनर्जी तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट डिसिपेट हो गई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ में फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट मैं इसको मूव कर रहा हूं, तो मेरे द्वारा करा गया वर्क, मेरे द्वारा दी गई एनर्जी का एक हिस्सा तो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट डिसिपेट हो गया हीट के रूप में, और मेरे द्वारा दी गई एनर्जी का, मेरे द्वारा करे गए वर्क का एक फॉर्म इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखने लगा, हाफ mv स्क्वायर के रूप में दिखने लगा। बिल्कुल इसी तरह से यह सिचुएशन हम देखें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स के समान है, डी क्यू चार्ज डिस्प्लेसमेंट के समान है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटू चार्ज। जब इस बैटरी ने dq चार्ज सर्किट में पुश करा है, तो इस बैटरी के द्वारा dq चार्ज पुश करने से बैटरी ने सर्किट में इतना वर्क करा है, बैटरी ने सर्किट के अंदर इतनी एनर्जी डाली है। और बैटरी के द्वारा डाली गई एनर्जी का एक हिस्सा तो इंडक्टर में दिखाई देने लगेगा और उस एनर्जी का एक हिस्सा रेजिस्टर में दिखाई देने लगेगा। इंडक्टर में जो एनर्जी दिखाई देगी, दैट इज LIDI, दिस इज द एनर्जी दैट वुड अपीयर अक्रॉस द इंडक्टर। I square R, this is the power dissipated across the resistor. Power dissipated across the resistor means the rate of energy that is dissipated in the resistor. इतनी एनर्जी, इतने रेट से एनर्जी रेजिस्टर में हीट के फॉर्म में दिखने लगेगी। रेजिस्टर में जो हीट के फॉर्म में एनर्जी दिख रही है, इट्स सेम एज इफ फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क दिख रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट एनर्जी दिखाई दे रही है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट एनर्जी दिख रही है। रेजिस्टर सर्किट में फ्रिक्शन के समान बिहेव करता है। यह पास होने वाले करंट को, यह पास होने वाले चार्ज को अपोज करता है और उसको पास होने पर एनर्जी हीट के फॉर्म में दिखाई देने लगती है। दिस इज एनर्जी डिसिपेटेड अगेंस्ट रेजिस्टर in the form of heat, the energy that would get stored in the inductor. टोटल एनर्जी स्टोर निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट करता हूं, E इंटू डी क्यू इज इक्वल टू L इंटीग्रल ऑफ I डी आई प्लस I स्क्वायर R इंटीग्रल ऑफ डी टी। जीरो टाइम पर करंट जीरो, चार्ज जीरो, t टाइम पर करंट I, चार्ज Q। EQ
फ्रॉम 0 to Q, L I square by 2 from 0 to I plus I square R T from 0 to T. I'll write P into Q is equal to half L I square plus I square R into T. हम कहेंगे this is work done by the battery on the circuit. This is work done by the battery on the circuit. यह बैटरी के द्वारा वर्क डन है। कितनी एनर्जी बैटरी ने सर्किट के अंदर डाली है, जबकि यह क्या है, दिस इज एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी dissipated by resistor in the form of heat। जो बैटरी के द्वारा डाली गई एनर्जी थी, उसमें से यह एनर्जी तो रेजिस्टर में हीट के रूप में वेस्ट हो गई, डिसिपेट हो गई, खर्च हो गई, बेकार हो गई। जबकि दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। दिस इज एनर्जी stored by the inductor। Hence, I should conclude energy of inductor is half Li square। This expression is analogous to kinetic energy, that is half mv square। इलेक्ट्रिसिटी जब हम फिनिश करेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स की एक एनालॉजी देखेंगे, और उस एनालॉजी में हम यह बात देखेंगे कि जिस तरह से मैकेनिक्स में मास होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टर होता है। जिस तरह से मैकेनिक्स में फोर्स होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। जिस तरह से मैकेनिक्स में वेलोसिटी होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में करंट होता है, और जिस तरह से मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होता है, चार्ज फ्लोन होता है। तो जिस तरह से मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास हाफ mv स्क्वायर, बिल्कुल उसी के एनालॉगस एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ Li स्क्वायर। इंडक्टर में यह एनर्जी स्टोर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के रूप में। इस तरह से इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को डेवलप करने के लिए वहां एनर्जी खर्च होती है या एनर्जी स्टोर्ड होती है, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ Li स्क्वायर।
This is energy stored in the inductor. Half Li square. You need to memorize the expression. अब now, my next article is energy density of inductor. इसी का कंटिन्यूएशन है. मैंने एनर्जी ऑफ इंडक्टर के लिए यह एक्सप्रेशन लिख दिया है. दिस इज एनर्जी ऑफ इंडक्टर. यह एनर्जी इंडक्टर के इस वॉल्यूम में स्टोर्ड है. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म होती है और मैक्सिमम डेंसिटी पर होती है, और इंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसकी डेंसिटी काफी कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है. तो जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है, अधिकतर एनर्जी इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर के वॉल्यूम में स्टोर्ड है. My next article is energy per unit volume is termed as energy density. Energy density of inductor. Its energy is stored per unit volume. Its energy is stored per unit volume. देखिए, सबसे पहले किसी भी इंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन आई. यदि वैक्यूम होगा तो म्यू नॉट एन आई इंडक्टर के अंदर, और इंडक्टर के अंदर यदि कोई दूसरा मीडियम हुआ तो म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन आई. म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. म्यू आर इज relative magnetic permeability of medium. N is number of turns per unit length. N is number of turns per unit length, and I is current in the inductor. From here, I will say current I is B upon mu naught mu R into N. अब किसी भी कंडक्टर के लिए या किसी भी इंडक्टर के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहते हैं? हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्रेशन लिखा है म्यू नॉट म्यू आर इंटू पाई आर स्क्वायर एल इंटू एन स्क्वायर. म्यू नॉट म्यू आर तो वही टर्म हुआ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम. पाई आर स्क्वायर एल, आर इज रेडियस, एल इज लेंथ, पाई आर स्क्वायर एल हो गया वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. मैं इस चीज को इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ, एल की जगह लिख रहा हूं म्यू नॉट म्यू आर पाई आर स्क्वायर एल इंटू एन स्क्वायर. आई की जगह डी स्क्वायर अपॉन
म्यू नॉट म्यू आर होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। यह आई का स्क्वायर करके एक्सप्रेशन लिख दिया। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एक म्यू नॉट म्यू आर से एक म्यू नॉट म्यू आर कट गया, और इधर मुझे दिखने लगा एनर्जी स्टोर्ड अपॉन pi r square L is b square by 2 mu naught mu r. So energy density of inductor is b square by 2 mu naught into mu r. This is energy density of an inductor. Mu naught mu r is magnetic permeability of medium. B is magnetic field. This would be the expression. Now, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर समझने के बाद अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। हमें कभी भी प्योर इंडक्टिव सर्किट कभी नहीं मिल सकता। We may never obtain a pure inductive circuit. प्योर इंडक्टिव सर्किट हमें क्यों नहीं मिल पाएगा, मैं समझाता हूं। क्योंकि हम इंडक्टर बनाते कैसे, इस तरह से एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर को एक कॉइल का शेप देते हैं। हम कॉपर वायर ले लें, ये जो इलेक्ट्रिकल वायर है कॉपर वायर है, इन्हीं को ले लें और ये इंसुलेटेड है, इन्हें इस तरह से घुमा दें, कॉइल कर दें। इस तरह से कॉइल करने के बाद में जो हमें कॉइल मिल जाएगी वह एक इंडक्टर कहलाएगा। अब यह प्योरली इंडक्टिव कभी भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वह मेटालिक वायर है, उसकी कुछ फाइनाइट रेजिस्टिविटी है, फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होना ही है, दैट इज रो एल बाय ए। ऑल्दो इस रेजिस्टेंस को हम कम करने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। हम यदि मोटे वायर ले लें, क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज ले लें, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेने से रेजिस्टेंस कम जरूर हो सकता है मगर जीरो कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्योर इंडक्टिव सर्किट मिलना, प्योर इंडक्टर मिलना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम जब इंडक्टर कॉइल बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर आ जाता है। हाँ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जरूर मिल सकता है। ऑल्दो यदि हम स्ट्रेट वायर भी ले लें, स्ट्रेट वायर के लिए हम कहते हैं कि इसका सिर्फ रेजिस्टेंस ही होगा, इसका इंडक्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो, फिर भी कुछ ना कुछ फाइनाइट इंडक्टेंस होगा। फाइनाइट इंडक्टेंस इसलिए क्योंकि इस प्योर वायर में भी जब करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड को बनने में कुछ एनर्जी इसमें स्टोर होगी। मगर स्ट्रेट वायर का इंडक्टेंस को जीरो करना बड़ा ही आसान है। हम
प्योर रेजिस्टिव सर्किट बड़ी आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। हम स्ट्रेट वायर ऐसे लें, इसके इंडक्टेंस को जीरो करने के लिए इसे इस जगह पर अबाउट टर्न दें और बिल्कुल इसके पैरेलल इस तरह से दूसरा वायर चला दें जिसमें सेम करंट अपोजिट डायरेक्शन। अब यह जो वायर बन गया, नाउ दिस इज प्योर रेजिस्टिव वायर, इसमें कोई इंडक्टेंस नहीं है क्योंकि एक वायर में करंट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी, जबकि दूसरे वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट। इन दोनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों वायर का मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस तरह से इन दोनों वायर का मिलकर इंडक्टेंस जीरो हो जाएगा। सच वायर वुड बी प्योरली रेजिस्टिव, इसमें किसी तरह का कोई इंडक्टेंस नहीं होगा। इसी तरीके से लेबोरेटरी में रियोस्टेट बनाया जाता है। जैसे रियोस्टेट आपने देखा है, रियोस्टेट में आपको वायर्स इस तरह से गोल गोल घूमते हुए मिलेंगे। इस तरह से गोल गोल घूमते हुए वायर तो सोलेनॉइड जैसे बनते हुए दिख रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कम हो तो इंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियोस्टेट में इनफैक्ट वायर इस तरह से रखा जाता है। रियोस्टेट में इस तरह से वायर को गोल गोल घुमाते हुए इधर तक ले गए और इधर तक ले जाने के बाद इस वायर को इधर से ही इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में घुमा दिया जाता है और पैरेलल वायर इस तरह से उल्टी डायरेक्शन में घूमता हुआ रहता है। एक वायर में करंट फॉरवर्ड तो दूसरे वायर में करंट बैकवर्ड, और दोनों वायर मिलकर एक दूसरे के इंडक्टेंस को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह से यह जो सेटअप बन जाता है, इसमें प्योर रेजिस्टेंस बचा है, इसमें इंडक्टेंस नहीं रहा। इस तरीके से किसी भी रियोस्टेट का डिजाइन होता है। अब स्लाइडर को हम इधर रख देते हैं, स्लाइडर ऐसे स्लाइड करता जाता है और रेजिस्टेंस कम होता जाता है। यदि हमने स्लाइडर को पूरा इधर कर दिया तो पूरा रेजिस्टेंस होएगा, और जितना हम स्लाइडर को इधर लाते जाएंगे उसका यह रेजिस्टेंस का पार्ट हटता जाएगा और रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इस तरीके से रियोस्टेट इज प्योरली रेजिस्टिव, it's non-inductive. Rheostat used in laboratory. Rheostat used in lab are purely resistive and non-inductive. हाँ, नहीं, पार्डन, आपको एक और बार अपना सवाल पूछना चाहिए। हाँ हाँ, हाँ, प्योर रेजिस्टिव, ठीक है। लेबोरेटरी में यूज रियोस्टेट, इट्स ऑलवेज प्योर रेजिस्टिव। मैंने वही बताया कि उसके अंदर कॉइल आप लगा जरूर रहे हो,
मगर वो इंडक्टिव नहीं होती है, उसमें कोई सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होता। द थिंग इज कि उसको हमको प्योर रेजिस्टेंस ही चाहिए वहां पर, हमें वहां इंडक्टेंस नहीं चाहिए। रियोस्टेट मीन्स वी डिजायर प्योर रेजिस्टेंस, वी डू नॉट रिक्वायर इंडक्टेंस। यदि वहां पर हमने ऐसा नहीं करा, यदि हमने वहां पर इस तरह से कॉइल रख दी, तो वहां रेजिस्टेंस के साथ में इंडक्टेंस भी मिलेगा, और यदि इंडक्टेंस भी मिला तो जब हम पोटेंशियल देंगे तो करंट उसमें एकदम से बढ़ने के बजाय धीरे धीरे बढ़ेगा। जबकि हम वहां पर जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो रेजिस्टेंस के साथ करना चाहते हैं। इंडक्टेंस के साथ में जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो तो आगे इंजीनियरिंग में जाके करेंगे। इंडक्टेंस के साथ कोई एक्सपेरिमेंट हमारे 12th बोर्ड के सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए लेबोरेटरी में जो रियोस्टेट दिया जाता है उसमें वह लोग इंडक्टेंस नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ रेजिस्टेंस चाहते हैं, और सिर्फ रेजिस्टेंस देने का यह तरीका है। वहां पर जो रियोस्टेट डिजाइन है, यदि आप ऐसे ऐसे करोगे, कॉइल को ऐसे ऐसे घुमा दिया और इधर से इधर तक ले लिया, तो रेजिस्टेंस के साथ में इंडक्टेंस भी आ गया, इसमें रेजिस्टेंस भी आ गया और इंडक्टेंस भी आ गया। जबकि कॉइल को ऐसे घुमाया और फिर घुमाने के बाद फिर वापस कॉइल को लौटा दिया, तो इसमें इंडक्टेंस जीरो हो गया। जैसे इधर मैंने बताया कि करंट ऐसे जा रहा है तो फिर लौट के आ रहा है पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड बैकवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इधर भी हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और यह प्योर रेजिस्टिव बन जाएगा।